दिवाली की सुबह अपने साथ पूरे देश के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आई। भोर से ही पटाखों का शोर सुनाई पड़ रहा है। सुबह के 5 बज रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी के सिरक्यारा में बन रही सुरंग के मजदूर भी अपने काम को जल्दी जल्दी पूरा करने में लगे हुए हैं, ताकि वे लोग भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मना सकें। बिहार का साहू भी अपने काम में लगा हुआ है। तभी फोरमैन अयूब पानी का फव्वारा उसकी पैंट की तरफ घुमा देता है। साहू गुस्सा करते हुए अयूब से पूछता है, ये क्या कर दिया तुमने? अयूब हंसकर कहता है, कुछ नहीं, तुम्हारी गैस फैक्ट्री में रात से ही धमाके हो रहे थे और बदबूदार गैस निकल रही थी। उसके आसपास खड़े होकर काम करना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसे ठंडा कर दिया। अयूब की मजाकिया बातें सुनकर सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। साहू गुस्से में अयूब को मारने जाता है तो वह भागते हुए चिल्लाता है, हैप्पी दिवाली। कई मजदूरों के घरों से दिवाली की शुभकामनाओं के फोन आने लगे हैं। वे लोग टीम लीडर और फोरमैन से छुपाकर कान में ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा लेते हैं और घर वालों से बातें करने लगते हैं। उनमें मंजीत भी होता है। उसकी 2 छोटी बहनें निशी और आरुषि दिवाली पर घर नहीं आने के लिए उससे प्यार भरी शिकायत करती है। मंजीत भाई दूज पर आने का वादा करके मनाने की कोशिश करता है और निशी मान जाती है, लेकिन छोटी बहन आरुषि कहती है कि वह भाई दूज पर घर नहीं आया तो वह उससे कभी बात नहीं करेगी। तब मंजीत की माँ हंसकर उससे कहती है कि अच्छा है, मंजीत के फोन का बिल कम हो जाएगा। आरुषि चिढ़ जाती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी फोरमैन मंजीत की तरफ आता दिखता है तो वह बाद में बात करने का वादा करके जल्दी से फोन काट देता है। इसी दरम्यान साहू अयूब के ऊपर गिल्ली मिट्टी डालकर चिल्लाता है, हैप्पी दिवाली। अयूब का खिसियाया चेहरा देखकर सभी मजदूर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी जोर की आवाज आती है और ऐसा महसूस होता है जैसे भूकंप का झटका लगा हो। सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले इलेक्ट्रिशियन चिल्लाता है, भागो, सुरंग धंस रही है। यह सुनकर एकदम से भगदड़ मच जाती है। वहां पर काम कर रहे 41 मजदूर बदहवास से इधर उधर भागने लगते हैं। फोरमैन अहमद जल्दी से अपनी मशीन स्टार्ट करके आवाज की दिशा में दौड़ाता है, मगर तब तक पूरी सुरंग धूल से भर जाती है। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। फिर भी वह अंदाजे से अपनी मशीन को आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि कई जिंदगियों का सवाल होता है। मगर आगे का नज़ारा देखकर वह इतना डर जाता है कि एक पल के लिए उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। उसका जोर से चिल्लाने और रोने का मन करता है। उसकी नज़र के सामने 41 साथी मजदूरों की अर्थियां दिखाई देने लगती है। वह जैसे तैसे खुद को संभाल कर सामने देखता है तो सुरंग पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों से बंद दिखाई देती है। इधर सुरंग के भीतर जबरदस्त चीख पुकार मची है। सुरंग में बने छोटे छोटे छेदों से रोशनी की चंद किरणें भर आ रही है। सभी मजदूर बचाओ बचाओ कह के चीखने चिल्लाने लगते हैं, मगर न तो उनकी आवाज बाहर किसी को सुनाई देती है और न ही उन्हें बाहर की कोई आवाज सुनाई पड़ती है। सुरंग के चप्पे चप्पे से वाकिफ मजदूरों को समझ में आ गया कि सुरंग का मुहाना बहुत दूर है और उनकी मौत निश्चित है। इसलिए वे जल्दी जल्दी अपने फोन से बात करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर बाद में उन्हें समझ में आ जाता है कि बंद सुरंग में सिग्नल नहीं मिल सकता है। अब सभी की घबराहट बढ़ने लगती है। घबराहट
और काम की थकान की वजह से उनका गला बुरी तरह सूखने लगता है। वे पानी पीने जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पास पीने का पानी तो सिर्फ 50 लीटर बचा है। ऊपर से खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। इसलिए वे बस अपने गले तर करने भर का पानी ही इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी ही देर में उनमें से कुछ मजदूरों को ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब तो वे कुछ ज्यादा ही घबरा जाते हैं और बाहर अपने संदेश भेजने के उपाय के बारे में सोचने लगते हैं। फिर टीम लीडर के कहने पर टनल के भीतर से पानी निकालने वाले पाइप से सिग्नल भेजने का फैसला करते हैं। मगर 3-4 बार पंप चलाने के बाद भी बाहर से कोई सिग्नल नहीं आता है। कुछ मजदूर तो यह सोचकर अपने अपने भगवान का नाम जापने लगते हैं कि वो अब जिंदा नहीं बचेंगे। उन्हें अपने घर वालों की याद आने लगती है। उन्हें पता है कि बहुत जल्द इस हादसे की खबरें न्यूज़ चैनल्स पर आने लगेंगी और उनके घरों में दिवाली की सारी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। उनका शक सही निकलता है। सभी मजदूरों के घरवालों को इस हादसे की खबर मिल जाती है। चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लोगों की दहशत बढ़ाने लगे हैं। उधर मजदूरों का टीम लीडर उनकी दहशत कम करने में लगा रहता है और कुछ हद तक उसकी कोशिशें रंग भी लाती है और सभी मजदूर थोड़ी राहत महसूस करते हैं। मगर तभी साँ साँ की अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। एक बार फिर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मालूम होता है कि ये आवाज़ पानी की पाइप से आ रही है और उससे ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि उनको बचाने की कोशिशें शुरू हो गई है और बहुत जल्द वे सुरंग से बाहर निकल जाएंगे। सभी खुशी से झूमने लगते हैं। इधर शाम होने तक मजदूरों की कोई खोज खबर नहीं मिलती है, इसलिए उनके घर वालों की दिवाली काली दिवाली बन जाती है। वे लोग लक्ष्मी माँ की पूजा भी नहीं करते हैं। सभी तय करते हैं कि उनके बच्चों के घर वापस आने पर ही वे दिवाली मनाएंगे। मंजित की माँ फुलवा भूखी प्यासी रहकर बस अपने बेटे की सलामती के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करती रहती है। मंजित की दोनों बहनें निशी और आरुषि आंसू बहाती हुई बार बार मंजित को फोन लगाती रहती है। मंजित का बाप चौधरी उन सभी को तो आश्वासन देता रहता है, मगर वह खुद अकेले में अपने बेटे को याद करके आंसू बहाता रहता है। वह कभी अंधेरे में डूबे अपने घर को देखता है तो कभी अनचाहे ही पास पड़ोस के घरों में जलते हुए दियों को देखता है। उसको पिछले साल मनाई वो दिवाली याद आ जाती है जब मंजित अपनी बहनों के साथ हंगामा करते हुए आतिशबाजी किया था। चौधरी बड़े भावुक हो जाते हैं और उनके दिल में एक टीस सी उभरने लगती है। उधर साहू की माँ देवी माँ की फोटो के सामने बैठी हुई अपनी सुध-बुध खोने लगी है। यही हाल बाकी के मजदूरों के घरों पर भी है। सभी घरों के बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक की सांसें अटकी हुई है। दिवाली की पूरी पूजन सामग्री और आतिशबाजी के सारे सामान घरों में रखे हुए हैं, फिर भी वे दिवाली मनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मुस्लिम मजदूरों के यहाँ भी मातम का माहौल है। वे भी अपने बच्चों की सलामती के लिए मन्नतों और दुआओं में उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद के घर पर भी उसकी बीवी ने सुबह से ना तो खाया पिया है और ना ही एक पल के लिए आंखें बंद करी है। मन में कुछ बुदबुदाती हुई वह आंसू बहाए जा रही है। उसका मासूम बेटा बार बार अहमद को फोन लगाने की कोशिश करता है, मगर हर बार उसे नाकामी ही हाथ लगती है और उसकी मायूसी बढ़ जाती है। सभी मजदूरों के घर वाले अनचाहे ही
आशंकाओं के भंवर में डूबने लगते हैं। सभी यही सोच रहे हैं उनके अपने प्रियजन सुरंग में कैसे होंगे। कुछ ऐसी ही घबराहट और बेचैनी सुरंग के बाहर भी होती है। केंद्र और राज्य सरकार बचाव कार्य के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को लगा देती है। विदेशी टनल एक्सपर्ट्स की सलाहें भी ली जाने लगी है। बचाव स्थल पर मौजूद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सांसें भी अटकी हुई है। वे भी यही सोच रहे हैं कि बिना खाए पिए वो 41 मजदूर इस वक्त सुरंग के भीतर कैसे होंगे। पीएमओ के कई अधिकारी भी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं और हर पल की खबर भेज रहे हैं। बीतते समय के साथ टनल के भीतर का माहौल बहुत ही डरावना होता जा रहा है और रात के अंधेरे में मौत उन्हें करीब आती दिखती है, क्योंकि उनका बाहर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बस उनका टीम लीडर गब्बर उनको सांत्वना दिए जा रहा है। अहमद भी अपने सालों के अनुभव से बता रहा है कि टनल के भीतर ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं और वे हर बार सही सलामत बाहर निकलने में कामयाब होते रहते हैं। यह सुनकर सभी थोड़ी सी राहत महसूस करते हैं। पिछली पूरी रात काम करने और दिन भर के तनाव की वजह से सभी लोग थककर चूर हो चुके हैं, इसलिए वे सूखी जमीन तलाश करके लेट जाते हैं। अभी उनकी कमर ठीक से सीधी भी नहीं हो पाती है कि धड़ाम की आवाज होती है और सभी लोग डर जाते हैं। अंधेरे में एक बार फिर सुरंग में धूल भर जाती है और मौत का डर सभी को सताने लगता है। गब्बर भी कुछ पल के लिए हिल जाता है, मगर अगले ही पल वह सभी को ढांढस देने लगता है। उसको पता है कि तनाव के कारण इन मजदूरों की सेहत खराब हो जाएगी। इस तनाव के बीच अचानक अहमद अपनी मशीन चालू कर देता है। यह देखकर सब टेंशन में आ जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सब सोचते हैं कि यहाँ सबकी जान सांसत में है, फिर ये अहमद मशीन क्यों चालू कर दिया है। सभी के डर को भांपते हुए अहमद बताता है कि वह उनकी शौच के लिए गड्ढा बना रहा है। तब सभी लोग संतोष जाहिर करते हैं, मगर तभी फिर से एक धमाका होता है। फिर सभी दहशत में आ जाते हैं। ये दहशत के काले बादल मजदूरों के घरों को भी अपने आगोश में ले चुके हैं। तभी तो घर वालों के हलक के नीचे अन्न का एक दाना भी नहीं गया। किसी को भी नींद नहीं आई। जिस किसी को झपकी भी आई तो उनके बुरे सपनों ने उनको हिला कर रख दिया। उनकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर इस उम्मीद में टिकी रहती है कि उनके अपनों के बारे में कोई खुश खबर मिल जाए, मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सांत्वना के सिवा कुछ नहीं मिलता है। उधर टनल के भीतर भी बीतते समय के साथ बचने की उम्मीदें धुंधली पड़ने लगती है, क्योंकि पीने का पानी भी समाप्त हो चुका है। मजबूरी में वे पत्थरों के बीच में से रिश्ते पानी को चाट कर अपने गले तर करने लगे हैं। टनल के बाहर बचाव के काम में लगे लोगों को भी बीतते हर लम्हे के साथ अनहोनी की आशंका होने लगती है। इसलिए जैसे ही एक मशीन आती है, वे लोग सबसे पहले मजदूरों के लिए पीने का पानी और खाना पहुंचाने के लिए पाइप डालना शुरू करते हैं, मगर उस मशीन में भी खराबी आ जाती है। उसकी मरम्मत के लिए मैकेनिक बुलाए जाते हैं, चूंकि वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें भी आने वाली है, अतः उनके लिए सड़क और एक छोटा सा हेलीपैड बनाना शुरू हो जाता है। आसपास के गांव के लोग भी वहां पर आ जाते हैं, मगर पुलिस उनको वहां से हटाने लगती है ताकि बचाव के काम में कोई बाधा न आए। गांव का एक बुजुर्ग कहता है कि ये बाबा बौखनाथ का क्षेत्र है, वही इस क्षेत्र की रखवाली करते हैं। यहाँ पर कोई भी काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है, उन्हें श्रीफल और बकरा चढ़ाया जाता है। इन लोगों ने कोई पूजा नहीं की, ऊपर से उनके मंदिर को भी हटा दिया, इसलिए ये हादसा हुआ। अभी तो आगे और भी मुसीबतें आएंगी, मगर पुलिस वाले
उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं और उनको वहां से हटा देते हैं। शाम होते होते मैकेनिक आ जाते हैं और मशीन को ठीक कर देते हैं। फिर जल्दी जल्दी भीतर पानी और कुछ खाद्य सामग्री भेजने के लिए एक पतली पाइप मलबे में से भीतर धकेली जाने लगती है। काफी अड़चनों के बाद बड़ी मुश्किल से पतली पाइप भीतर की तरफ धकेली जाने लगती है। सुरंग के भीतर भूख प्यास से तड़पते मजदूरों की हिम्मत और हौसला समाप्त होने लगता है। गब्बर के दिलासे का उन पर अब कोई असर नहीं होता है। वे जमीन पर बेजान से पड़े हुए अब अपनी मौत को करीब आते पाते हैं। मंजित को अपने घर वालों की याद सताने लगती है। आरुषि अपने मोबाइल फोन पर मंजित की फोटो देखती हुई रुआंसा होकर अपने आप से बड़बड़ाती है, भैया मैं आपसे बात करूंगी। दिवाली पर आने का आपका वादा फेल हो गया। आप घर आ गए होते तो आपके साथ ये हादसा नहीं होता। आप जल्दी से घर आ जाइए वरना हम लोग नहीं जी पाएंगे। इस दरमियान निशी आ जाती है और उसको रोते देखकर चुपके से आंसू पोंछती हुई कहती है कि उनको अपने दर्द को छुपाकर अपनी माँ को संभालना होगा, क्योंकि रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। 2 बार वो मंजित का नाम लेकर बेहोश हो चुकी है। आरुषि अपने आंसू पोंछती हुई निशी के साथ बाहर जाती है। बरामदे में दीवार के सहारे बैठी फुलवा को पकड़े हुए चौधरी उसको पानी पीने के लिए गिलास बढ़ाते हैं, मगर वह कह देती है, जब तक मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं मिल जाती है तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। इस दरमियान निशी और आरुषि आ जाती है और फुलवा की बातें सुनकर चौंकती है। चौधरी कहते हैं कि वह मंजित को लाने के लिए उत्तराखंड जाएंगे। तब निशी कहती है कि वहां जाने में हजारों रुपए लग जाएंगे, घर में सिर्फ 200 रुपए है। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। चौधरी को अपनी बेबसी पर रोना आता है। इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।